जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई बात ऐसा है कि आप लोग तो सुधरे नहीं तो सुधर गए हम लोग। कैसे सुधर गए अभी बताते हैं। आपका जो हम लोग अभी तक इससे आज से पहले जो आपका सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था मैथ का, तो वो आपका सप्ताह में 5 दिन था, ठीक है। लेकिन अब से आपका प्रैक्टिस सीरीज सप्ताह में 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को होगा। शुक्रवार को आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सीरीज होगा और सोमवार और मंगलवार को अभिषेक सर साइंस का प्रैक्टिस सीरीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पॉन्स आगे जैसा रहेगा उसी हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। तो भैया आप लोग तो सुधरे नहीं तो थोड़ा सा सुधार हम लोग कर दिए हैं कि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले डेली से डेली। अब आपको वीक में सोमवार मंगलवार आपको साइंस का कंटेंट मिलेगा, बुधवार बृहस्पतिवार आपको मैथ का कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन का बात कर रहे हैं, और शुक्रवार को आपको रीजनिंग का कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस सीरीज के रूप में, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज के रूप में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग हर एक सेशन को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आज का सेशन बेहद ही खास है। आज के सेशन के बारे में हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आज का जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है। अगर इस लेवल का सवाल आप लगा जाते हैं तो समझिए कि आप सचिवालय के लेवल से बहुत ऊपर चले गए हैं। और जो कोई भी बंदा कोई भी बैच लेके पढ़ रहा हो कहीं भी, चाहे वो उड़ान बैच में हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र बैच में हो, चाहे वो अर्जुन बैच में हो, चाहे वो भीम नकुल सहदेव कोई भी बैच में हो, आज का सीरीज उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा आप और उनको बताइएगा कि भाई ज़रा यहाँ का आप कंटेंट लगा के दिखाओ, क्वेश्चन लगा के दिखाओ। देखो बहुत लोग ऐसा नहीं कि हम एकदम अंदाजी बचे 150 टफ बना दिए। AP 150 टैबलेट हम नहीं खाते हैं कभी, और आप लोग भी मत खाइएगा। रिलेवेंट कंटेंट है, एग्ज़ाम के लेवल का है कि अगर यहाँ तक सोचेगा, थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव सवाल पूछ देगा तब क्या होगा, ठीक है। वो तो पूरा देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए वीडियो। ऐसा नहीं कि 2 सवाल देख के सूत गया। और जब आप वीडियो देखने बैठते हैं ना तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ऐसा ना हो कि भैया मतलब ऐसे देख रहे हैं नवाब जैसा। ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन लेने के लिए दिल दिमाग गुर्दा किडनी फेफड़ा शरीर सबको घिसना पड़ेगा। गर्मी धूप बरसात सब सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको धूप में जाके पढ़ना है, ठीक है। अगर आप रूम में पढ़ रहे हैं और लाइन कट गया, फैन बंद हो गया, तब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मेहनत करोगे तब जाके कुछ मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। तो भैया आपको मालूम है कि फोकस स्टडी विथ अभी प्ले स्टोर पे अपना ऐप अवेलेबल है। इस पे मैथ का कंप्लीट कोर्स आपका चल रहा है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का पूरा बाइलिंगुअल है। एवरेज अभी इसमें चल रहा है, धीरे धीरे आगे सारा का सारा चीज़ इसमें और बताया जाएगा। अगर आप मैथ का कोर्स परचेज करते हैं तो साथ ही साथ आपको 199 का टेस्ट, ये 199 नहीं 75 का टेस्ट सीरीज आपको साथ ही साथ मिल जाता है। आपको अलग से 75 देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो मैथ का टेस्ट सीरीज है इसमें 15 सेट आपको मिलेगा। और इसका खासियत क्या है कि आप टेस्ट देने के बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है। तो सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ भी 20 सवाल सीखेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। अभिषेक सर की जनरल साइंस की फाड़ू वाली क्लास जो है वो @499 में अवेलेबल है। आप इसको एक बार एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और भाई रीजनिंग देख लो भैया, हम लोग जुगाड़ लगा लिए हैं कि मैथ से 20 क्वेश्चन खींच लेना है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन खींच लेना है और साइंस से 20 क्वेश्चन खींच लेना है। ऐसा कोशिश करना है और जोरदार कोशिश करना है, और कंप्यूटर से भी नंबर खींच लेना है। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप 180 और 200 नंबर का जुगाड़ नहीं लगाओगे पहले तो आप औरों से आगे नहीं निकल पाओगे। तो जिनका मैथ में कंप्लीट पकड़ है और रीजनिंग में ढीले पड़ रहे हैं तो भाई आप रीजनिंग का कोर्स पे ज़रूर आइए। अगर आपका रीजनिंग सही है, आप साइंस में ढीला पड़ रहे हैं
तो आप इसमें ज़रूर आइए। अगर आपका ये दोनों ठीक है और आप मैथ्स में लूज पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर आइए, एकदम मस्ट है, ठीक है। ये एकदम सिलेक्शन के लिए बनाया गया है, एक एक चीज़ पे हम लोग काम करें, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है। झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, 1 साल का वैलिडिटी है इसमें, ठीक है। तो आप सबको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, सबका डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा। और झारखंड वाले इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए स्पेशल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 200 प्लस बच्चे इस पे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभिषेक सर आप लोग को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। साथ ही साथ अभिषेक सर ला रहे हैं कॉम्बो टेस्ट सीरीज, कमिंग सून है, बहुत जल्दी आप लोगों के आंखन के सामने होगा कॉम्बो टेस्ट सीरीज, एकदम लोवेस्ट प्राइस में, और टेस्ट देके ना आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। एकदम एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, आज सवाल मस्त वाला लाए हैं, इसीलिए बोले कि आप कोई भी बैच लेके कोई कहीं भी पढ़ रहा होगा उस तक शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, जितना भी तरीका का बैच चल रहा है, उड़ान बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, फलाना बैच, ढकाना बैच, सब आ जाइए और प्यार से सेशन को समझते हैं। कहता है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में 20% सामग्री व्यर्थ हो गया, ठीक है जी। अब जो घन बना उस घन को पिघलाकर एक अर्धगोला बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में भी 20% सामग्री व्यर्थ हो गया। अब जो अर्धगोला बनाए उस अर्धगोला को भी पिघलाकर 2 समान त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया में भी 20% सामग्री, 20% मैटर वेस्ट हो गया, खराब हो गया। प्रत्येक नए गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है? 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, ABCD। कुछ वीडियो को पॉज मारिए और खुद से बनाइए, नहीं बनता है तब वीडियो को देखिए और सेशन को शेयर करते जाइए। थोड़ा अब अगर आप लोग 100 आदमी या 200 आदमी देखते हैं और अगर 200 लोग शेयर मार देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा बन जाएगा। हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा और हम लोग आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को जितना सपोर्ट मिलेगा चैनल आपके लिए उतना बेहतर करेगा, चैनल अपने पास कुछ रखेगा नहीं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस सवाल को प्यार से। सवाल बड़ा आसान है। क्या है सवाल? बड़ा आसान है। 2 मार्कर उठा लेते हैं, रेड और ब्लैक। तो भैया एक ठोस गोला था जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, पिघला के हम इसको एक बार घन बना दिए, फिर घन को पिघला के एक बार अर्धगोला बना दिए, फिर अर्धगोला को पिघला के 2 छोटा छोटा गोला बना दिए। तब जो 2 छोटा छोटा गोला बना उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस क्या होगा? देखिए आयतन से खेल रहे हैं हम लोग, तो इस ठोस गोले का आयतन कितना था? तो आप कहेंगे सर इसका आयतन जो था 4/3 पाई गुना R³ मतलब 21 का क्यूब। ये था गोला का आयतन, ठोस गोला का आयतन यही था, बिल्कुल। अब जो आयतन था उसको हम लोग पिघला दिए, पिघला के एक अर्धगोला बना दिए। तो जब अर्धगोला बना रहे थे ना तो 20% हमारा मैटर बर्बाद हो गया। 20% बर्बाद हो गया मतलब 80% बचा, और उस 80% को से ही हम एक घन बना दिए। तो भाई इसका 20% बर्बाद हो गया तो 80% बच गया। 80% मतलब क्या? 4/5 बच गया। अब इतना आयतन हो गया इस घन का, इतना आयतन हो गया घन का। अब जो घन का आयतन है फिर से इसको पिघलाते हैं और एक अर्धगोला बनाते हैं। ये जो घन का आयतन बचा फिर से इसको पिघलाते हैं और एक अर्धगोला बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में फिर से 20% मैटर हमारा बर्बाद हो जाता है। तो ये जो आयतन घन का था ना, इसका 20% बर्बाद हो गया जब हम इसको पिघला के अर्धगोला बना रहे थे। तो 20% बर्बाद हो गया मतलब 80% रह गया, 80% रह गया मतलब 4/5 रह गया। अब ये चीज़ बन गया, अब ये जो हो गया अर्धगोला का आयतन हो गया। अब जो अर्धगोला का आयतन है ना उसको फिर से पिघलाते हैं
और दो छोटा छोटा गोला बनाते हैं, और इस प्रोसेस में भी फिर से 20% हमारा मैटर बर्बाद हो गया। तो ये जो आयतन था अर्धगोला का, इसको हम फिर से पिघला दिए और पिघला के दो छोटा छोटा गोला बना दिए, और इस प्रोसेस में भी 20% मटेरियल बर्बाद हो गया, 80% रह गया, मतलब 4/5 रह गया। अब इतना ही मैटर से, इतना ही आयतन से हम दो गोला बनाए हैं, दो गोला बनाए हैं, मतलब जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन दो गोला का, दो समान त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो भैया गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखे हैं बगल में 4/3 पाई, और जो हम नया गोला बनाए हैं उसका रेडियस मान लेते हैं बड़ा वाला r, और 4/3 पाई r3। अब आप देख लीजिएगा 4/3 पाई और 4/3 पाई हमारा कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा। देखिए कैलकुलेशन को एकदम सटीक ढंग से करिएगा, ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ गोला से फिर आप घन में जाइएगा, घन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, फिर घन से आप अर्धगोला में जाएंगे, फिर अर्धगोला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अर्धगोला से दो गोला, नहीं, आयतन से ही खेल रहे हैं ना। तो जो बचते बचते जा रहा है, और लास्ट में कितना बचा, लास्ट में जितना बचा उतना ही से हम दो, लास्ट में 80% टोटल का 80% बचा, और उसी से हम दो गोला बनाए, ठीक है। तो बराबर दो गोले का आयतन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। बराबर दो गोले का आयतन, इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। बराबर दो गोले का आयतन, तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई कौन करेगा, हम लोग करेंगे। क्या बच गया, देखिए तो क्या बच गया, इधर बच गया 21 का क्यूब गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 बराबर r³ इंटू 2, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम ये 2 से 4 को काट दे 2 बार में, ठीक है, और हम क्यूब हटा दें तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, मतलब r बराबर हम सीधा लिखेंगे क्यूब रूट अंडर 21 का क्यूब, और नीचे में 4 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूना 8 लिखते हैं, और 8 गुना 4 लिखते हैं, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 को हम 8 गुना 4 लिखे, 8 चौके 32 क्यों लिखे अभी बताएंगे, और नीचे 5 गुना 5 गुना 5 है, तो 5 क्यूब है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्यूब रूट है, 3 बराबर फैक्टर में से 1 बाहर आएगा, 21 का क्यूब, तो भैया r बराबर 21 बाहर आएगा, 8 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 बाहर आएगा, बट्टा में 5 का क्यूब मतलब 5 बाहर आएगा, और अंडर रूट 4 क्यूब रूट 4 बच गया, तो ये एज इट इज रह जाएगा क्यूब रूट 4। क्या बच गया जरा ध्यान से देखिए तो सर 21 दूना 42 को 5 से भागा देना, 25 8 40, 5 चौके 20, 8.4 इंटू क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर, ये दो छोटे छोटे गोला का त्रिज्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। मस्त वाला सवाल था। देखो ऐसा सवाल से भिड़ो ना, जब आपका लेवल ठीक ठाक हो जाए ना, तो बढ़िया बढ़िया सवाल से भिड़ो, या तो सवाल को आप बिगाड़ दो या सवाल आपको बिगाड़ दे। बात समझ में आया? इस सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज मारिए, पहले सवाल को पढ़िए, लगाइए, लगता है तो ठीक, उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। और देखो जब आप सवाल लगाते हैं तो आप देखिए कि आपको कितना कंसेप्ट आता है, कितना आपको सवाल के बारे में मालूम है, क्या छूट रहा है, उसको इम्प्रूव करते चलिए, तब कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो सिर्फ ऐसे फ़ोन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आज एकदम बवाल सवाल हम आपको दे रहे हैं, एकदम भौकाल मचा दीजिए सबको, सब लोग मिलके, ठीक है। चाहे कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, किसी का भी बैच ले रखा हो, मतलब नहीं है, सबको बुलाइए यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सब प्रैक्टिस करेगा एक साथ, तब देखिए कंपटीशन देने में मज़ा आएगा, ठीक है। मज़ा तो तब है जब 100-200 को पार करके आगे निकल जाओ, ठीक है। कहता है कि एक ठोस समवृत्ताकार बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घनाभ इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी भुजा का अनुपात
2:3:6 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या है? तो भाई टोटल सरफेस एरिया बताएंगे। पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेंडर था, बेलन था, उसको मेल्ट करके हमें क्यूबॉइड बनाए हैं, एक घनाभ बनाए हैं। बेलन को गला के घनाभ बनाए तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, क्यों? अभी समझ में आएगा कि वॉल्यूम से हम इसका कंपेयर इन दोनों के वॉल्यूम को से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, अभी आपको चलेगा मालूम। देखिए तो भैया बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, एक बार में लिखिए। आर स्क्वायर सिलेंडर का रेडियस 7 × 7, एच कितना 28 सेंटीमीटर। और जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम जो है इस घनाभ का होगा। तो भैया घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और देखिए जो घनाभ का जो भुजा है ना, इनका अनुपात दिया है 2:3:6। तो भैया मान लेते हैं कि जो क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसका प्रत्येक भुजा 2x, 3x, 6x है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 × 6, 6 × 6 = 36। तो ये हो जाएगा 36x3, 36x3। ये आयतन हो गया आपका किसका? सिलेंडर का। और ये आयतन हो गया आपका घनाभ का। दोनों का आयतन बराबर है। थोड़ा कटम कुटाई हो जाए मज़ा आ जाएगा। तो भैया ये 7 से 7 बार में उड़ गया। ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, एकदम तगड़ा वाला। 7 से 7 हमारा उड़ गया और उड़ेगा इधर से तो जी उड़ेगा 4 से 9 बार में, और 4 से 4 × 28। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच गया 7 × 7 49 दूना 49 × 22। तो 22, तो भैया 49 × 22, तो 49 दूना 98, 49 दूना 98, और फिर 49 दूना 98 9, आपका हो गया 7, 107। 1078/9 बराबर क्या हो गया? x का क्यूब। तो क्यूब हटाएंगे तो इन दोनों पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू हम क्यों निकालें? क्योंकि आगे जाके हमें घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो भैया इनका जो साइड का रेशियो दिया हुआ है 2:3:6, इसको हम साइड क्या माने हैं? इसको हम माने हैं 2x, इसको माने हैं 3x, और इसको माने हैं 6x। यही मेरा घनाभ का तीनों साइड है। तो ये x का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, क्योंकि साइड का रेशियो दिया है, साइड का ओरिजिनल लेंथ नहीं दिया है। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, अब ये हमें x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर तीनों भुजा आपके पास है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड का, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया TSA क्या होता है? TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है। तो 2 × L × B, मतलब ये हो जाएगा 2x, ये 3 दूना 6x² हो जाएगा। सीधा लिखिए एक बार 6x² प्लस 6 दूना 12x² प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 18x²। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। जरा जोड़ दीजिए, x² कॉमन आ जाएगा। 18 12 30 और 6 36। तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो 2x² कॉमन आ गया, गुना में 36 आ गया, 36 आ गया। अब इसको जरा हम तोड़ लेते हैं मेरे भाई। तो क्या हम इसको सीधा ऐसे लिख लें? 36 दूना 72x² लिख लें। यही तो टोटल सरफेस एरिया है। और x का वैल्यू यहाँ अपने पास है। x का वैल्यू है क्यूब रूट 1078/9। x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 72 गुना क्यूब रूट 1078/9 और क्यूब रूट का क्या? स्क्वायर। यही ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि सवाल देख के डर गए, भाग गए, नहीं बनेगा सर, मैथ तो बनता ही नहीं है सर, खराब है सर। एक लड़का बोल रहा था कि सर आप भी अपने जैसा मेहनत करवाइए कमेंट में। भाई तो हम आपको हाथ पकड़ के मेहनत करवाएं, आपके अंदर खुद समझदारी है, आप जब इतना बात लिख सकते हैं इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने की इच्छा है, तो आप खुद से मेहनत करिए। आप यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं समझ में आता है, इसको समझने का कोशिश करिए, एक एक चीज़ को समझिए, तब जाके बात आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज मारिए, सवाल को पढ़िए, समझिए, बनाइए, फिर वीडियो को देखिए। ऐसे बिना मतलब में सिर्फ ऐसे फ़ोन देख के देखते रहते हो वीडियो का, ऐसे वेब सीरीज़ थोड़े ना है, मज़ा आता है। जब तक पेन पेपर घिसोगे नहीं तब तक कैसे ये आपका कंसेप्ट बनेगा। एग्ज़ाम में आप कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे एग्जाम में, यही आदत रह जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि एक लंबवत गोलाकार बेलन की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। आधार के समांतर 2 कटाव के द्वारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो बात को समझो, बात समझाते हैं, फिगर से समझाते हैं। ठीक है, जब भाई देखो मतलब अगर आप लोग का रिस्पॉन्स हमको ठीक से मिलता है ना, तो मन करता है रात दिन पढ़ाते रहे, एकदम सब कुछ पढ़ा दे यहीं से, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं रहता है, पता नहीं। हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, आसान थोड़ी ना भाई, आसान नहीं है। ठीक है, समझिए इसको। तो भैया एक हमारा बेलन है ऐसा, समझाते हैं, एक हमारा बेलन है ऐसा। ठीक है, ये हमारा एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन का जो लंबाई है, मतलब जो हाइट है, वो आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट है, ये हाइट है, ये इसका ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा बेलन था। अब कहता है कि यही वाला बेलन को ना, देखो समझा रहे बढ़िया से समझना, और भाई वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर मार दो कि ताकि मेरा भी भला हो जाए और आप लोग का भी भला हो, चीज़ें सभी लोगों तक पहुँचे, कोई यहाँ वहाँ ठकाए ना। यही वाला बेलन है। ठीक है, फिगर में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम इसी बेलन को फिर से बनाएं। तो भाई इसका जो हमारा रेडियस है और हाइट है सेम है। अब इस बेलन को हम काटते हैं 2 बराबर कट। अगर कोई भी चीज़ को 3 भाग में बांटना हो तो काटेंगे 2 बार, 4 भाग में बांटना हो तो काटेंगे 3 बार। तो इसको हमें काटना है, तो लो एक कट लगा दिए यहाँ से, एक कट लगा दिए यहाँ से, इसको हम काट दिए। जब काट दिए मेरे भाई तो क्या होगा ज़रा ध्यान से देखो। जब इसको हम काट दिए यहाँ से, ठीक है, तो एक नया सरफेस यहाँ से आ जाएगा और एक नया सरफेस हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी वही हाल होगा, यहाँ से भी वही हाल होगा। ठीक है, यहाँ भी वही होगा कि जब इसको काटेंगे तो ऐसे एक नया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक नया यहाँ पे आ जाएगा और एक नया सरफेस एरिया यहाँ पे बन जाएगा। काट दिए इसको। अब कहता है कि जब इसको काट दिए ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। अभी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखो बात को समझो, अगर कंसेप्ट रहेगा तो उड़ा दोगे सवाल को। भाई कितना सरफेस एरिया मेरा, कितना एरिया मेरा बढ़ा, तो भाई नया वाला एरिया, एक सरफेस एरिया ये बढ़ा, एक सर्कल ये बढ़ा, एक सर्कल आपका ये बढ़ा। ठीक है, ये बढ़ा, एक सर्कल आपका ये बढ़ा और एक सर्कल आपका ये बढ़ा। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, टोटल 4 सर्कल बढ़ा, 4 वृत्त बढ़ा। तो भाई टोटल एरिया कितना बढ़ा और पहले कितना था निकाल देंगे आराम से। तो अगर हम पहले जो हमारा बेलन था जिसमें हम काटे नहीं थे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, यही होता है फॉर्मूला। बोलेंगे जी 2 पाई, तो 2 इंटू 22/7 गुना रेडियस हमारा 7 है और h प्लस आर, तो 18 और 7 कितना
25 हो गया, यही ना हो गया भाई। तो ये हमारा कटम कुटाई हो गया, 7 से 7 22 दूना 44, 44 गुना 25, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10, मतलब 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा पहले टोटल सरफेस एरिया था। तो भाई इसमें 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस में चार बराबर सर्कल का एरिया मेरा बढ़ गया, काटे तो दो नया एरिया बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो मेरा रेडियस 7 है, ध्यान से समझो, यहाँ पे भी मेरा यही रेडियस है ना। तो कितना एरिया मेरा बढ़ गया, तो सर 4 वृत्त बढ़ गया, और चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। 7 से 7 मेरा कट गया, और 22 चौके 88 गुना 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा नया एरिया निकला। यही ना बढ़ा भाई, यही ना बढ़ा। तो पहले मेरा कितना था 1100, अब 1100 बढ़ के कितना हो गया 1100 प्लस 616, मतलब 1100 में 616 बढ़ गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 616 भागा 1100 और प्रतिशत के लिए गुना में 100%, ठीक है। तो 2 0 0 कट गया, 11 5 55, 11 6 66, 56% टोटल सरफेस एरिया मेरा बढ़ गया, इससे इसमें 56% बढ़ गया। मज़ेदार सवाल है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप तभी समझोगे जब आपको इन सब का जानकारी रहेगा, ठीक है, जानकारी रहेगा तभी ये चीज़ समझ में आएगा। और देख लो भाई, जितना भी स्टूडेंट कोर्स में इनरोल है, तुम लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सारा का सारा वीडियो देखो, अल्टीमेट फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। उधर हम आपको कोर्स में कंप्लीट दे रहे हैं, और इधर हम आपको प्रैक्टिस पूरा तरीका से करवा रहे हैं। और अगर आप कोर्स में इनरोल हैं तो आप वहाँ टेस्ट सीरीज़ भी लगा रहे हैं, तो 3 तरफ से आपका प्रैक्टिस हो रहा है। एक तो आप कोर्स में समझ रहे हैं, फिर आप टेस्ट लगा रहे हैं, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई काहे नहीं 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बनेगा, है क्या ये चीज़, ठीक है। आइए भाई साहब ज़रा इस सवाल को देखिए, मस्त सवाल है। कहता है कि 3 संख्याएँ हैं, कोई भी 3 संख्या हो सकता है। जब तीसरी संख्या में किन्हीं 2 संख्याओं का औसत जोड़ा जाता है, समझिएगा बात को, जब तीसरी संख्या में किन्हीं 2 संख्या का औसत जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं 104, 111 और 115 होती है। तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अभी जो हम आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं कोर्स में, ये टाइप वाला सवाल अभी बचा हुआ है। अभी हम लोग नंबर वाला सवाल के बाद इसी टाइप वाले सवालों पे आएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, और कई एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि इस सवाल को करना कैसे है। तो भाई कोई भी 3 संख्या है, मान लो कि वो संख्या A है, B है और C है। जब कोई एक संख्या में 2 संख्या का एवरेज जोड़ते हैं ना, तब नंबर आता है 104, 111 और 115। ऐसा काम करना होगा 3 बार। मान लीजिए कि A में हम जोड़ दिए B और C का एवरेज, तब आएगा 104। फिर हम B में जोड़ दिए A और C का एवरेज, तब आया 111। फिर हम C में जोड़ दिए A और B का एवरेज, तब आया 115। तो भाई 104, 111, 115 ओरिजिनल नंबर तो नहीं है, ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका वैल्यू है, उसका रिजल्ट है। तो तीनों संख्या का एवरेज निकालना है। अगर हम आपको तीनों संख्या का जोड़ निकालना सिखा दे, तीनों संख्या का सम निकालना सिखा दे, तो क्या आप एवरेज नहीं निकालेंगे? तीनों संख्या का अगर हम आपको जोड़ बता दें कि A + B + C का जोड़ कितना है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए उस जोड़ को 3 से भागा दे देंगे, एवरेज में रहा जाएगा। तो जो तीनों संख्याओं का जो जोड़ होगा ना भाई, वो इनका डबल कर दीजिए। सबसे पहले 104 का 2 गुना कितना, तो जी 208 कर दीजिए। 111 का 2 गुना कितना, 222 कर दीजिए। 115 का 2 गुना कितना, तो जी 230 कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए।
तो 8 और 22 30 और 30 60 और 600, ये आ गया 660। आप इसको प्यार से 4 से भाग लगा दीजिए। प्यार से भाग लगा दीजिएगा तो जो आएगा रिजल्ट वो कुछ और नहीं, a + b + c का सम आएगा। तो इसको 4 से भागा लगा देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 2 26 और 4 6 24 और 4 5 20, कितना 165। मतलब 165 जो है तीनों संख्याओं का जोड़ है। अगर तीनों संख्याओं का औसत चाहिए तो 165 को 3 से भागा दे दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, 55 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके पीछे बहुत ही एकदम सुंदर सा कंसेप्ट है। ये अभी हम देखिए यहाँ पे बताने से होता है क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है। एक तो आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग नहीं सुधरे तो सुधर गए हम लोग कि भाई वीक में अब 2 ही दिन वीडियो देना है। आप एक बात बताइए भाई मेरे, हम आपको शुरुआत में क्या बोले कि बिना दूल्हा का बाराती आप कैसे जाएंगे, हैं? नहीं ना जाएंगे जी। भिड़िए जरा इस सवाल से, मेंसुरेशन से। इस सवाल कहता है कि समान भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल एक अन्य त्रिभुजा पार्क जिसकी भुजाएं 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर हैं के क्षेत्रफल के 3√5 गुना के बराबर है। मतलब जो आपका समबाहु त्रिभुज आकार का जो खेत है इसका क्षेत्रफल बराबर है एक जो दूसरा पार्क है, जो पार्क कैसा है, विषमबाहु आकार का है, तो इस पार्क के क्षेत्रफल का 3√5 गुना के बराबर है समबाहु त्रिभुज आकार का जो खेत है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ये रिलेशन दिया है। कहता है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है। खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है तो उठा लिए हैं लाल और काला मार्कर। तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है और खेत कैसा है मेरे भाई, तो खेत समबाहु आकार का है। तो बाड़ हम कहाँ लगाएंगे, घेरा कहाँ लगाएंगे, इसके भुजाओं पे लगाएंगे, इसकी भुजाओं पे लगाएंगे, यही ना घेरा लगाएंगे मेरे भाई। घेरा इसी मतलब घेरा हम कहाँ लगाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप में। तो हमें इसका अगर परिमाप चाहिए तो इसका एक भुजा चाहिए, तीनों भुजा तो बराबर होता है, तो भैया हमें भुजा का लेंथ निकालना होगा। कैसे निकलेगा, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, ये चीज़ दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√5 गुना है। तो एक बात बताइए, इसका ईच साइड हम अगर a मान ले, a है, a है, a है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं √3/4 गुना a²। ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बराबर है जो हमारा एक अन्य त्रिभुजाकार पार्क है जिसका तीनों भुजा 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर है। मतलब ये जो पार्क है इसका शेप विषमबाहु है, स्केलिन ट्रेंगल है, और स्केलिन ट्रेंगल के एरिया का 3√5 टाइम्स है। तो स्केलिन ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है √S × S - A × S - B × S - C। अब S क्या होता है, तो जी S होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो ये जो स्केलिन ट्रेंगल है इसका पेरीमीटर कितना होगा, तीनों भुजाओं का जोड़ 120 और 80 200 और 250, 250 का आधा 125। तो जो सेमी पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 125 सेंटीमीटर। तो भैया इसका एरिया क्या हो जाएगा, रूट अंडर S कितना है 125 गुना S - A। तो भैया 125 में 50 घटा दीजिए, ठीक है, तो बच जाएगा आपका 75 गुना S - B, इसमें 80 घटा दीजिए तो 20 और 25 45 बच जाएगा, इंटू S - C। तो S - C 125 में 120 घटा दीजिए 5। और ये जो क्षेत्रफल है इसका 3√5 टाइम्स ये डाटा, ये चीज़ आपके सवाल में दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों तरफ का इक्वेशन बराबर है
तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा। ए का वैल्यू आएगा मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो शेप है उसका साइड आएगा, और साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा, और परिमाप को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए इस तरीका से कि बस लिखना बाकी रह जाए। ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आए कि करना क्या है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से देखिए, जरा इसको ध्यान से देखिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125 गुना 5, 500, 625, 625। ठीक है, 625 है आपका, 625 है। ठीक है, 625 है, और 625 के लिए आपका अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें 625 के लिए आपका आ जाएगा 25 बाहर आ जाएगा, ये दोनों सोल्व हो गया। और यहाँ पर 75 में एक 5 है, 45 में एक 5 है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और एक 5 चला जाएगा √5, एक 5 चला जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 9, तो 9 तिया 27, 3 बाहर आ जाएगा, इधर बच जाएगा √3 और ये बच जाएगा 3√5, और ये बराबर हो जाएगा √3/4 × a²। रूट से बाहर निकालनी है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये √3 और ये √3 आपका उड़ जाएगा। ठीक है, अब 4 जो नीचे में है उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब और देखिए √5 × √5, √5 × √5 क्या 5 देगा, √5 × √5 5 देगा, तो हम इसको हटा के सीधा हम इसको 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, ए का जो वैल्यू आएगा वो फिर से रूट के अंदर चला जाएगा। देखिए सवाल आसान नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 गुना 25 है, तो भैया यहाँ भी हम लिख देंगे सीधा 25 गुना 25। ठीक है, 25 गुना 25, और यहाँ पे 3 गुना 3 है, और ये 4 भी अंदर चला जाएगा, तो भैया कितना बाहर आएगा, एक 25 आएगा, एक 3 आएगा, और एक 2 आएगा, मतलब 25 या 75, 75 दूना 150, ए का जो वैल्यू आएगा वो 150, मतलब इसका ईच साइड 150 मीटर 150 मीटर 150 मीटर है। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो इसका P4 परिमाप होगा 150 गुना 3 450 मीटर, और 1 मीटर घेरा लगाने का खर्चा है 100 रुपया, तो 450 मीटर घेरा लगाना है गुना 100, मतलब 45,000 रुपया का खर्च आएगा। किधर है, ऑप्शन नंबर बी, 45,000 का खर्च आएगा इस इक्विलेटरल शेप वाला जो खेत है उसके बाउंड्री पे घेरा लगाने का। ये बात आपको समझ में आया? अच्छा सवाल। देखिए इस सवाल को देखिए, ज्योमेट्री से है, कहता है कि फिगर में P एक केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। PA जो है एक आपका टेंजेंट है जो P से A पे ये जाके मिलता है, A पॉइंट पे सर्कल से मिलता है। यदि एंगल POB बराबर 110 डिग्री है तो एंगल APO का मान क्या होगा। देखिए सवाल को देखिए, बनाने का कोशिश करिए, और नहीं समझ में आता है उसके बाद अब वीडियो देखिए। ठीक है, पहले खुद से कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, तो एक रेड मार्कर उठाना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आपको कितना कंसेप्ट मालूम है समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये एंगल POB आपका दिया है 110 डिग्री, ये वाला 110 डिग्री दिया है। क्या आपको मालूम है कि इस सर्कल में AB इस सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, या एक सीधी रेखा भी है, तो सीधी रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, टोटल 180 डिग्री का। 180 में 110 ये है, मतलब 70 डिग्री इधर बना, 70 डिग्री इधर बना। हमसे पूछा है एंगल APO, ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि भैया ये वाला एंगल का मान कितना होगा। कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे देखिएगा। तो पहला बात ये चीज़ आपको मालूम था कि भाई सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 110 नीचे है तो इस पार 70 डिग्री होगा। अब दूसरा चीज़ ध्यान दीजिए,
जिस पॉइंट पे टेंजेंट मिलता है, जैसे कि P से A हमारा क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे ये स्पर्श रेखा सर्कल से मिल रहा है। उस पे हम जब सेंटर से रेडियस को मिलाएंगे, सेंटर से रेडियस को मिलाएंगे तो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यही मेन पॉइंट था। तो आप अब ध्यान से देखिए, APO आपका एक ट्रेंगल है, APO आपका एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल में एक कोण 70 डिग्री का है, दूसरे कोण 90 डिग्री का है, 9 7 16 160 डिग्री। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब ये वाला एंगल 20 डिग्री का है। मतलब एंगल APO कितना डिग्री का है जी, तो 20 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो। ये सवाल को कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365A4 में A के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। ये एक संख्या है आपका, ये आपका एक संख्या है 2365A4 एक हमारा संख्या है, और कहता है कि इस संख्या में A के स्थान पर मैक्सिमम क्या रख दें कि ये नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 से कम्प्लीटली भाग चल जाए। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, बड़ा से बड़ा संख्या, वो संख्या 4 से कम्प्लीटली कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे जानेंगे। एक तो तरीका है बेसिक वाला कि पूरे संख्या को 4 से भागा दे के देखेंगे। ठीक है, कट गया, शेष अगर 0 आया तो कट गया, और अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो संख्या नहीं कटेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता है कि 4 का विभाजन का नियम क्या है, तो सुन लीजिए। 4 का विभाजन का नियम कहता है कि कोई भी संख्या का अगर अंतिम 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ये बात तय है। और यही वाला तरीका यहाँ पे लगाएंगे। तो मेरे भाई संख्या क्या है, देखो तो 2365A और 4। देखो जो धुरंधर लोग हैं ना, वो देखते के साथ आंसर ठोक देगा B कि वो संख्या 8 होगा। ठीक है, अब आखिरी का 2 डिजिट देखना है कि A और 4 अगर 4 से डिविजिबल है तो भाई मेरे, तो A का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर हम A को 0 बना दें, समझ लीजिए, डिटेल में समझा दे रहे हैं। A को अगर हम 0 बना दें तो 0 4 से भागा चल जाएगा। अगर हम A को 2 बना दें तो लास्ट में 24 है, A से भागा 4 से भागा चल जाएगा। अगर हम A को 3 बना दें तो 4 से भागा नहीं जाएगा। A को अगर हम 4 बना दें तो 4 4 44 भागा चल जाएगा। A को अगर हम 5 बना दें तो 5 और 4 54 हो जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। A को अगर हम 6 बना दें तो भैया 64 हो जाएगा, A से भागा चला जाएगा। A को अगर 7 बना दें तो नहीं जाएगा। A को अगर हम 8 बना दें तो 84 होगा, 4 से भागा चल जाएगा। A को हम अगर 9 बना दें 94 होगा, 94 4 से भागा नहीं जाता है। और A क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो 1 से 9 तक ही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तभी तो आंसर मेरा B होगा। अगर हमसे पूछता कि वो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो भाई हम यहाँ पे 0 को रखते हैं। तो अगर 04 है तब भी 4 से डिविजिबल है, 24 है तब भी, 44 है तब भी, और 64 है तब भी, और 84 है तब भी। इसी सवाल को थोड़ा लपेट के भी पूछ देता है कि A के स्थान पर आने वाली सभी संख्या, वो संख्या कौन कौन सी है जो 4 से भाग चल जाएगा। तो या तो हम A के जगह पे 0 रखें, या 2 रखें, या 4 रखें, या 6 रखें, या 8 रखें, सब हर केस में 4 से भागा जाएगा। तो पूछता है कि उस A का संभावित जो नंबर्स है उसका सम बता दीजिए, उसका जोड़ बता दीजिए। मतलब 0 2, मतलब इनका जोड़ भी पूछता है, इनका जोड़। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, तो इनका सम कितना 20। तो भैया संख्याओं का सम भी पूछता है, या आपसे पूछ देगा कि बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए A का
ए के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अगर बोलता कि ए के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। अगर पूछता कि ए के स्थान पर रखी जाने वाली सभी संख्याओं का जोड़ बता दीजिए, तो भाई या तो 0 या मतलब 0, 2, 4, 6, 8 का सम बता देते। तो ये 3-4 तरीका से सवाल पूछता है। देखिए सवाल को सीखिए। इन सब सवालों के जरिए ना हम आपको एक एक रूल को सिखाना चाहते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारा रूल आपको याद रखना होगा, ठीक है, बहुत सारा रूल आपको याद रखना होगा और डायरेक्ट सवाल में अप्लाई होगा और कुछ बिना किए सीधा रूल अप्लाई होगा। जैसे कि ये सवाल कहता है कि एक 6 अंकीय संख्या है 479XYZ, एक संख्या है जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है 7, 11 और 13 से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब 3 अंकीय संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बना देंगे ना, तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 और साथ ही साथ 1001 से भी डिविजिबल होगा। ये बात अब याद रखिएगा। जैसे कि 1, 2, 3 हमारा संख्या है, इसको हम 2 बार लिख दिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये जो संख्या है ना, ये हमेशा 7, 11 और 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब संख्या का फॉर्म क्या है, ABC और ABC। अब इस टाइप का जितना भी संख्या आप बना सकते हैं, हर एक संख्या 7, 11 और 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और साथ ही 1001 से भी डिविजिबल होगा, इनके LCM से भी डिविजिबल होगा। तो भैया ये जो संख्या है ना 479, तो ये संख्या कम्प्लीटली है क्या, 479XYZ लिखा है। और अगर ये संख्या 7, 11 और 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 4, 7, 9 और 4, 7, 9 है। 4, 7, 9 और 4, 7, 9 है। तो देखिए Z के जगह पे क्या है, 9 है, Y के जगह पे 7 और X के जगह पे 4 है। पूछा क्या है, Y + Z, तो 9 और 7 16 हो गया और भागा देना X से मतलब 4 से, तो 16 को 4 से भागा देंगे 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो इसको ना सीख लीजिए कि ये चीज़ होता है, डिविजिबिलिटी, ये सब कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, ठीक है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। एकदम नॉर्मल सवाल है, ठीक है। देखिए समझदारी से काम लीजिएगा ज़रा, ठीक है। उसको वो 8:30 बजे घर से निकला है और वो 12:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है। तो 8:30 से 12:30 मतलब वो 4 घंटा का समय देना चाहता है जर्नी को। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 300 किलोमीटर। लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए लिख देते हैं। 10:30 बजे, 8:30 बजे वो घर से निकला और 10:30 बजे देखता है कि वो 40% ही सफ़र तय कर पाया है। टोटल का 40% ही वो कवर कर पाया है। तो टोटल सफ़र कितने का है, 300 किलोमीटर का। 300 किलोमीटर का 40% कवर कर लिया 2 घंटा में, 8:30 से 10:30, 2 घंटा में 40%। तो भाई अगर 2 घंटा में 40% कर लिया तो 300 किलोमीटर का 40% कितना, 120 किलोमीटर। इसका मतलब है कि वो 120 किलोमीटर सफ़र तय किया, कितना, 2 आवर्स में। तो यहाँ पे उसका स्पीड क्या होगा, बोलेंगे सर स्पीड बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसका स्पीड है अभी तक। अब देखता है कि रे भैया अभी तो 2 ही घंटा समय बचा है और हम अभी 120 किलोमीटर चले हैं, 180 किलोमीटर चलना और बाकी है। 300 में 120 चला तो 180 चलना और बाकी है। और उसको 180 किलोमीटर समय से पहुंच जाना है, मतलब 12:30 बजे पहुंच जाना है और अभी 10:30 बज गया है, 2 घंटा का समय है उसके पास। तो उसको 180 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और उसके पास टाइम कितना है, 2 घंटा। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 180/2, 90 किलोमीटर
पर आवर के स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। तो पूछा है कि उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। वो अभी तक 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, अब उसको 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना होगा। तो 60 से 90 पहुंच गए, कितना स्पीड बढ़ा दिए, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस एवरेज वाले सवाल से एक बार भिड़िए। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, आप एकदम एक बार में बना देंगे। ठीक है, कहता है सवाल कि 12 पुरुषों के एक समूह से यदि 28 वर्ष और 32 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिनमें दोनों समान आयु की है, परिणाम स्वरूप समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, इन महिलाओं की आयु क्या है। ठीक है, तो पहले समूह में 12 व्यक्ति है, अब 2 पुरुष को हटा के 2 महिला को लाया जाता है। तो भैया जितना नंबर ऑफ पर्सन पहले था उतना नंबर ऑफ पर्सन वही है। 12 पहले था, 12 अभी है, 2 बाहर गया, उसकी जगह पर 2 अंदर आए। ठीक है जी, और कहता है कि जो 2 पुरुष बाहर गया ना, उसमें एक का उम्र 28 साल और दूसरा का उम्र 32 साल था, और जो 2 महिलाएं अंदर आई, ग्रुप में शामिल हो गई, उन दोनों का उम्र बराबर था। ठीक है जी, और होता क्या है कि परिणाम स्वरूप समूह का जो उम्र है, समूह का जो औसत उम्र है वो सबका 1-1 साल बढ़ गया, 1-1 साल बढ़ गया। एक्स वाई भी आप मान सकते हैं, नहीं तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। समझिए बात को, जो दोनों पुरुष बाहर गया उनकी कुल आयु कितना है, 32 और 28, 60 साल। कितना, 60 साल। ठीक है, 60 साल दोनों पुरुष का आयु है, कुल आयु। अब ये दोनों बाहर गया और 2 महिला अंदर आई। अब ये जो महिला अंदर आई मेरे भाई, तो इन महिलाओं के आने से ग्रुप का एवरेज एज बढ़ गया। एवरेज एज बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दोनों महिला आई ना, उन दोनों का टोटल एज 60 साल से ज़्यादा है। उन दोनों का टोटल एज 60 साल से ज़्यादा है। अगर 2 पुरुष जिनकी कुल आयु 12 साल है, ये लोग बाहर गया और 2 महिला आई, और अगर इन महिलाओं के आने से पूरे ग्रुप का एवरेज एज अगर घट रहा है, तो उन दोनों महिलाओं का टोटल उम्र 60 साल से कम होगा। लेकिन यहाँ एवरेज एज 1 साल बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो 2 महिला आ रही है उनका टोटल उम्र 60 साल से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है ये देखो, समूह में कितना लोग है, 12 लोग हैं। सबका एवरेज एज में 1-1 साल का इजाफा हो गया। सबका एवरेज एज 1 साल बढ़ गया। कितना लोग हैं, 12 लोग हैं। कितना साल बढ़ गया, 12 साल बढ़ गया। मतलब जो 2 महिला आई है ना, उनका उम्र 60 + 12 72 साल है। दोनों का उम्र का जोड़ कितना है, 72 साल है। 72 ईयर्स है, 72 साल है। 60 साल के तो 2 पुरुष बाहर गए, ठीक है, तो भैया इनसे ज़्यादा था। तो कितना ज़्यादा है, तो भैया पूरे ग्रुप पर कितना का असर पड़ा, तो सबका उम्र 1-1 साल बढ़ गया, मतलब 12 साल बढ़ गया। मतलब जो 2 पुरुष है उससे 12 साल ज़्यादा की महिलाएं आई, मतलब 72 साल की महिलाएं आई। और ये दोनों महिला का उम्र है और दोनों महिला का उम्र बराबर है। मतलब एक महिला का उम्र 36 साल तो दूसरी का भी 36 साल है। ठीक है, ये ऑप्शन मिस्टेक लिखा गया, इसको 36 बना लीजिए, 36 ईयर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। इतना ही सा काम करना है आपको। ठीक है भाई, इतना सा काम तब होगा ना जब समझदारी रहेगा, जब कंसेप्ट आपके पास रहेगा। नहीं तो कंसेप्ट नहीं रहेगा तो माना कि मान लिया कि पहले जो है समूह का एवरेज एज X वर्ष था, ऐसे मानना पड़ेगा। और जो 2 महिलाएं आई उनका टोटल उम्र Y वर्ष था, मानना पड़ेगा। उस उलझन से बाहर निकलो, ऐसे सोचो। देखिए इस सवाल को, रेशियो प्रपोर्शन का सवाल है। X और Y का वैल्यू निकाल के आंसर देना है।
कहता है यदि 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 18 इज टू 29 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y इज टू 3x माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है। यहाँ 3y स्क्वायर है क्या, एक मिनट थोड़ा मिला ले भाई, हाँ है ना 3y स्क्वायर है, ठीक है, लगा कि कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 3y स्क्वायर है, ठीक है। इसका वैल्यू हमसे पूछा है। अभी ये छूट जाता है ना तो पसीना छूट जाता है, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को सोल्व करके x और y का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रख के हम ऑप्शन बताएंगे, प्लान यही है। तो जी कर दीजिए सोल्व। इसको हम क्या, देखिए आप एक बार में सोल्व कर सकते हैं। 29 को मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 3y से और 18 को मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 5y से, ठीक है। हम क्या बोले, 29 को इससे और 18 को इससे, तो 29 को इससे मल्टीप्लाई करिए x में, तो 29 दूना 58x, 29 दूना 58x और इधर 18 तिहाई 54x, तो 58 में 54 गया तो 4x, कितना बचा 4x बराबर का चिन्ह, 29 तिहाई 87y और 18 बचे 90y, तो 87 में 90 मतलब 90 में 87 गया तो 3y, तो भैया 4x बराबर 3y। एक बार में ऐसे कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। तो x बटा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3/4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है, ये चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये आपका x का वैल्यू है 3 और ये आपका y का वैल्यू है 4, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते थे, ठीक है। तो जो आपका x का वैल्यू है वो 3 है और जो y का वैल्यू है वो 4 है। तो सबसे पहले आसान वाला को किसी को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 प्लस 3 गुना y स्क्वायर, y का वैल्यू 4, 4 चौके 16, 16 तिहाई 48, ये हो जाएगा, अनुपात लग जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर, x मेरा 3 है तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 माइनस y स्क्वायर, y हमारा 4 है 16, तो 27 में 16 गया तो कितना बचा 11, किसके लास्ट में 11 है, ऑप्शन बी। और ये देखिए ये 84 हो जाएगा, 8 6 14 4 3 7 1 8, 84 अनुपात 11 आपका क्या था जी, उत्तर। तो ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इधर वाला हम देख लिए कि चारों ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है, तो कोई एक साइड वाला मैच कर लेते, आंसर मेरा आ जाए। को देखिए सवाल बिल्कुल दानव की तरह दिख रहा है, मुश्किल लेकिन है बहुत आसान, और आपको देख के लगेगा कि सर ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का है। नहीं, ध्यान से देखिए, ये सवाल आपका अलजेब्रा का है। यही हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, और ये मिस्टेक तब होता है जब हम लोग के पास कंसेप्ट नहीं रखता है, जब हम लोग ढंग से प्रैक्टिस करते नहीं है, तब जाके ये मिस्टेक होता है। कहता है कि यदि a बराबर 0.216 प्लस 0.008 अपॉन 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.12 और b का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखें तो यहाँ 216 है, यहाँ 008 है, यहाँ 36 है, यहाँ 4 है और यहाँ 12 है। ये है क्या, ये कुछ और नहीं, 216 मतलब 6 का क्यूब और 8 मतलब 2 का क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये 0.6 का क्यूब है और ये 0.02 का क्यूब है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे सेट है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है वो देखिए नीचे दिया हुआ, ए स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 4 और ये ए बी, ये वाला सेट है। मतलब ऊपर से मेरा क्या बचेगा, ऊपर से मेरा बचेगा सिर्फ a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब 0.6 प्लस 0.2, ये जो a का वैल्यू है वो हो जाएगा 0.8 बचेगा सिर्फ a का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली जब इसमें देखेंगे ना तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे सेट है,
तो AQ माइनस BQ क्या होता है, ये 729 मतलब 9 का क्यूब और 0.027 मतलब 0.3 का क्यूब। तो AQ माइनस BQ क्या होता है, AQ माइनस BQ होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस B² प्लस AB, और ये पार्ट नीचे है तो ऊपर से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर मेरा बच जाएगा A माइनस बी। A माइनस बी कहने का मतलब कि भैया 0.9 माइनस 0.3 तो 0.6 बच जाएगा, मतलब 0.6 बच जाएगा B का वैल्यू। अब हमसे पूछा है A² प्लस B² मतलब 8 का स्क्वायर 0.64 प्लस B² 6 का स्क्वायर 36 0.36, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 1.00, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1। समझ रहे ना, आज हर एक सवाल आपको अच्छा लेवल का दिए हैं। देखिए ये आपका आखिरी सवाल है, सवाल तो करवाना था और, लेकिन आज बड़ा अच्छा लेवल का सवाल हुआ जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, आपको समझाना था, तो भाई सवाल आज थोड़ा कम हुआ क्योंकि सेशन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग वैसे भी देखते नहीं हो तो मेहनत ना बेकार चला जाता है, ठीक है। तो जो बाकी सवाल बच गया उसको अगला सेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल ना आपके लिए है, आखिरी का सवाल आपके लिए होता है, ये आपका होमवर्क है और आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें, एकदम मस्ट है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। कहता है कि यदि m का मान इतना है और n का मान इतना है तो m/n का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। पहले m को सोल्व कर लीजिएगा, फिर n को सोल्व कर लीजिएगा, फिर m को n से भाग लगा दीजिएगा, उत्तर आपके सामने होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। और आज का लेवल कैसा था, आपको आज का लेवल कैसा लगा, आज आपसे कितना सवाल बन पाया, कितना सवाल नहीं बन पाया, कमेंट आप ज़रूर कीजिए। अब ज़रूर लिखिए कि आपसे कितना सवाल बना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।